बच्चों, आज हम अपनी फिजिक्स की फर्स्ट क्लास के साथ आपके सामने हैं। जैसा कि बहुत से बच्चों ने और टीचर्स ने ये कहा था कि आप सेकेंड ईयर के फिजिक्स के साथ शुरू करिए, तो वी विल डू द सेम। और आप लोग सभी के लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट है, जो यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम वाले या अन्य किसी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स का या मैथमेटिक्स का, किसी भी सब्जेक्ट का, दैट रिमेन्स द सेम। हम लोग आज बात करने वाले हैं द वेरी फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम सेकेंड ईयर फिजिक्स, दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ आपके लिए बड़ा आसान सा है, सुनने में बड़ा अच्छा सा लगता है कि व्हाट इज कूलम्स लॉ। तो दैट इज जस्ट फॉर यू, जस्ट फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन क्या ये वास्तव में इतना सही है? नहीं, ये बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। और अगर आप इसको प्रॉपरली समझ पाए तो आगे के जो चैप्टर्स आ रहे हैं ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा, तो इन चैप्टर्स को आप प्रॉपरली समझ पाएंगे कि चीज़ें हैं क्या। हम लोग एक बिल्कुल बेसिक थीम पर चलेंगे ताकि पहले आप समझ पाएं कि ये इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस की जो संकल्पना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, ये आई कहाँ से है, कहाँ से ये नया कैरेक्टर आ गया। क्योंकि मास के बारे में पहले पता था, मास दैट इज द्रव्यमान, उसके बारे में पहले पता था, बट वी वर अननोन टू द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज नोन एज चार्ज टुडे। ओके, ये आया कहाँ से, आइए इसके बारे में सबसे पहले शुरू करते हैं। हम जाएंगे, आपके फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्सेस। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और वहां से कैसे कंपेयर करते हुए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या कहते थे कि फोर्स बिटवीन एनी टू मासिव बॉडीज, किन्हीं भी दो द्रव्य कणों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, दैट इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर r इज द सेपरेशन बिटवीन द 2 point masses, m1 m2 are the masses, okay, G is gravitational universal constant। तो ये वो फोर्स था जो हमेशा कैसा है नेचर में? अट्रैक्टिव, दैट इज ऑफ ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एनी टू मास बॉडीज विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर, एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पास तीन तरह के बेसिक पार्टिकल्स हैं जिनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इट इज फाउंड कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के नजदीक एक सेपरेशन पर रखा गया, ठीक है, लेट दैट सेपरेशन इज r, इनके बीच में एक सेपरेशन कितना है? r, इनके बीच में रखा गया, तो दे आर हैविंग मासेस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों में चूंकि मासेस है, इसलिए इनके बीच में अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, दे शुड अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। लेकिन हुआ क्या कि इससे जस्ट अपोजिट रिजल्ट आया कि इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। एस्ट्रोनाइजिंग रिजल्ट था कि रिपेल क्यों किया, रिपेल किया। पहली बात ये क्या आया? फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये आया फोर्स ऑफ रिपल्शन। और साथ में ये जो मॉड था ना फोर्स का, वो बहुत बड़ा था। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्सेस के मॉड से बहुत बड़ा था। आपने फोर्सेस की यूनिट को जाना हुआ है कि दैट इज शोन इन न्यूटन। ओके, मान लेते हैं कि ये जो फोर्स था, अगर वो केवल x न्यूटन आया था, तो ये जो फोर्स इनके बीच में आया रिपल्शन का फोर्स, दैट इज वेरी 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 मच देन किससे? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे ये फोर्स बहुत बड़ा था, और रिपल्शन का फोर्स था। बड़ा एस्ट्रोनाइजिंग रिजल्ट था कि भाई आया कैसे ऐसा। दूसरा, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में देखा गया, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जब देखा गया, तो इस बार रिजल्ट उलट गए। इस बार क्या हुआ? रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट हो गए, और इस बार ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया गया। अब की क्या आया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया। लेकिन जो इसका मॉड था ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, force of repulsion in between electron that was equal to force of attraction in between electron and proton। इन दोनों का मॉड बराबर आया, सेपरेशन इज द सेम, ठीक है, सेपरेशन इज द सेम, रिजल्ट इज द सेम, बट द नेचर ऑफ फोर्सेस इज अपोजिट, वन दैट इज अट्रैक्टिंग, the other that is repulsive। इन दोनों के बीच में अगर वेक्टर रिलेशन देखें तो ये रिलेशन आया, ये जो फोर्स आया ये इस फोर्स के मॉड में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में बिल्कुल उल्टा है। एक फोर्स अट्रैक्शन का है, एक फोर्स रिपल्शन का है। तो अब प्रश्न आया कि ये मास की वजह से तो नहीं हो सकता, क्योंकि मास की वजह से अगर होता तो पहली बात तो मॉड कम होना चाहिए था, दूसरी बात द फोर्स शुड ऑलवेज बी ऑफ अट्रैक्टिव नेचर, ऐसा होना चाहिए था, है ना। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या कारण है। तो दैट cause was given the name इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और जो बेसिक चार्ज होता है दैट इज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज -1.6 into 10 to power -19 कूलम एंड दैट इज ऑफ प्रोटॉन इज +1.6 into 10 to power -19 कूलम। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इलेक्ट्रॉन में है दैट इज shown as -1.6 into 10 to power -19 coulomb and the charge of proton is shown as positive 1.6 into 10 to power -19 coulomb। इसका क्या आप सेंस लगा रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 into 10 to power -19 coulomb should be less than 0? क्या आप ऐसा समझते हैं? अगर ऐसा समझते हैं तो ये गलत है। इन दोनों का चार्ज मॉड में बराबर है लेकिन ये 0 से छोटा नहीं है। अगर 0 से छोटा नहीं है और ये 0 से बड़ा है तो फिर निश्चित रूप सी बात है कि इनके मॉड बराबर नहीं होने चाहिए थे। ये 0 से छोटा नहीं है, ये केवल एक नेचर है। कैसे? जैसे गोरे के रिस्पेक्टिव अगर हम काले को देखें तो वो निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है ना। ऐसे ही अगर हम आसमान के कॉरेस्पॉन्डिंग, आसमान के रिस्पेक्टिव जमीन की या पाताल की बात करें तो वो आसमान के रिस्पेक्टिव निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। द सेम वे कि ना तो ये 0 से छोटा है, सिंपली नहीं है, ठीक, बल्कि ये दोनों के दोनों चार्जेस बराबर हैं, केवल और केवल नेचर में इनका डिफरेंस है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा उसके करस्पॉन्डिंग निगेटिव है, उसकी वजह से दूसरे को निगेटिव वैल्यू देनी पड़ी। ये इलेक्ट्रॉन की निगेटिविटी मान लें या उसकी किस्मत मान लें कि उसको उसके हिस्से में माइनस चार्ज आया। बाई चांस अगर पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन को दिया गया उसको अगर हमने -1.6 into 10 to power -19 कह दिया होता तो आप ये मान लीजिए कि तब हमको इलेक्ट्रॉन के चार्ज को +1.6 into 10 to power -19 कूलम कहना पड़ता। केवल एक दूसरे का निगेटिव कैरेक्टर दिखाना है बस, और कोई बात नहीं, ठीक है। आइए देखिए एक चीज और कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इस वैल्यू से छोटा नहीं हो सकता, इस वैल्यू से छोटा नहीं हो सकता। आप सोचें कि 0.8 into 10 to power -19 कूलम चार्ज क्या एग्जिस्ट करता है? तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये बेसिक चार्ज है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है। अब जो भी चार्जेस होंगे वो इनके मल्टीप्लिकेशन में होंगे। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इस कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चार्जेस आते कहां से हैं, ये कोई भी बॉडी चार्ज हो कैसे जाती है, ठीक है। हम सबसे पहले जो बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एटम होता है उसके पास जाएंगे। कंसीडर करते हैं हम सोडियम के बारे में, ठीक है। इसका 11 इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है? 11। तो इसका अगर हम सिंपली
कंफिग्रेशन करें, सिंपल कंफिग्रेशन, एसपीडीएफ में नहीं जा रहे, 2 8 and 1, तो ये जो लास्ट सेल में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन है ना, ये सबसे ज्यादा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। इसको ऐसे देखें, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल। इस थर्ड सेल में जो रखा हुआ इलेक्ट्रॉन है, इस थर्ड सेल में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन ये अपने न्यूक्लियस के साथ सबसे ज्यादा लूजली बॉन्ड है। क्यों है? पहली बात तो यहां से इसका जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, ठीक। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, उनके रेस्पेक्टिव जो ये सेपरेशन है ये ज्यादा है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट, जबकि इन दोनों पर अपेक्षाकृत रूप से ज्यादा है। दूसरी बात, इस पर स्क्रीनिंग इफेक्ट पड़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन रखे हैं यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखे हैं, ये इसको क्या करते हैं, बाहर की तरफ रिपेल करते हैं, भगाते हैं। ये खींच रहा है और ये धक्का दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये रखा हुआ इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको बाहर से कोई जरा सी एनर्जी मिली, सबसे ज्यादा लूजली बॉन्ड है, जरा सी एनर्जी, इसको ऐसे मान के चलते हैं कि ये सबसे अंदर वाला घर का कमरा है, यहाँ पे पापा और मम्मी बैठे हुए हैं और इनका इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी बच्चा आज बाहर खेलने नहीं जाएगा क्योंकि बाहर कोरोना का इफेक्ट चल रहा है, ठीक। ये पहला बच्चा है, सबसे नजदीक वाले कमरे में है, मम्मी आवाज देती है, हाँ पढ़ रहे हो, कहता है हाँ पढ़ रहे। ये दूसरे नंबर के कमरे में बैठा हुआ जो थोड़ी सी दूर पे है, क्यों भाई पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, दो बार आवाज दी, जी मम्मी। और ये जो बाहर बैठा हुआ है सबसे लास्ट वाले कमरे में, इसके ऊपर ये जो इफेक्ट है मम्मी पापा का सबसे कमजोर है, पहली बात। दूसरी बात, ये अंदर दोनों भाई बैठे हुए अंदर से कह रहे हैं तुम जाओ हम देख लेंगे, और बाहर से अगर आकर इसके कुछ दोस्त इसको आवाज देते हैं तो सबसे पहले जाने की संभावना किसकी है, इसकी। इसका मतलब है इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एनर्जाइज्ड बाय सम अदर एक्सटर्नल, कोई भी एक्सटर्नल पावर सोर्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ सकता है। कैसे छोड़ देगा? बाय द मीन्स ऑफ फ्रिक्शन। आपको मालूम है, बाय द मीन्स ऑफ फ्रिक्शन, आप फ्रिक्शन की वजह से भी जान सकते हैं, फ्रिक्शन, बाय द मीन्स ऑफ फ्रिक्शन, बाय द मीन्स ऑफ हीटिंग, एनी एनर्जी गिवन टू दिस एटम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन सा जाएगा, ये जाएगा, ठीक है। अब बाय द मीन्स ऑफ फ्रिक्शन, आपने फ्रिक्शन दिया किसी कंघे को बाल पर लगाकर और इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, कंसीडर करिए, तो ये क्या होगा, ये इस जगह को छोड़कर बाहर चला गया, बाहर स्पेस में चला गया। जब स्पेस में चला गया तो यहां पर जो इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, इफेक्टिव प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स यहां पर +1 से ज्यादा हो गए, क्योंकि अभी तक न्यूट्रल था ना, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। इन दोनों का सम कितना था, 0 था। और जैसे ही यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से कम हो गया तो इन दोनों का एडिशन कितना आ गया, +1। तो ये जो बॉक्स है इसके ऊपर कितना आ गया, चार्ज +1 आ गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर कहीं पर गया, मान लेते हैं हमने ये फ्रिक्शन दिया था, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है और इस पर चला गया, तो यहां पर +1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ गया। पहले ये न्यूट्रल था, +1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आने की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जब +1 आया है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इस बॉडी के ऊपर, पहले ये न्यूट्रल थी, पहले ये 0 थी, न्यूट्रल थी, अब इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया है, -1, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज -1। किसका चार्ज आया है, जो इलेक्ट्रॉन अभी अभी शिफ्ट हुआ है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहां से यहां पर शिफ्ट हो गया, यहां पे +1 क्रिएट हुआ तो यहां पर -1 क्रिएट हो गया। लेकिन अगर इन दोनों को आपस में फिर मिला दिया जाए तो फिर 0 हो जाएंगे। इसका एक मतलब और आया कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली शिफ्टिंग टेक्स प्लेस, ट्रांसफर टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रॉन यहां से गया वहां पर गया, ये पॉजिटिव रह गया वो निगेटिव हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि दो तरह के चार्जेस हैं और आपने एक सिंपल मेथड से देखा कि कैसे बाय द मींस ऑफ फ्रिक्शन और बाय गिविंग एनी टाइप ऑफ एनर्जी होता क्या है कि किसी भी एटम का जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के बारे में देखा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉनिक पॉजिटिव चार्ज, और इनका होना
या ना होना, देखिए एटम के साथ जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कभी भी उस एटम को छोड़कर नहीं जाएगा, ठीक है, जाएगा जब भी जाएगा तो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ही छोड़कर जाएगा, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किसी भी बॉडी में डेवलप होता है वो प्रोटॉन की वजह से डेवलप नहीं होता, वो किसकी वजह से डेवलप होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ट्रांसफर हुआ, यहाँ से हुआ तो यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और जहां पर गया वहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, वो निगेटिव हो गया और इधर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो आइए हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक चार्जेस आपने देखे, बल्कि चार्जेस आपने देखे, अब हम बात करेंगे स्टैटिक चार्जेस की बात। हम देखेंगे स्टैटिक चार्ज की बात। अगर चार्ज रुका हुआ है और अगर चार्ज चल रहा है, दो कंडीशन है, ठीक है, इफ स्टैटिक एंड इफ डायनामिक, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांच बन जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे रुके हुए चार्ज के बारे में, ठीक है, और डायनेमिक चार्जेस के बारे में जब हम लोग जाएंगे आगे तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, क्योंकि जब चार्ज किसी कंडक्टर में बहने लग जाएगा, किसी सोल्यूशन में चलने लग जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लग जाएगा, ठीक है। तो बहता हुआ चार्ज, चलता हुआ चार्ज, मूविंग चार्ज है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। लेकिन जो रुका हुआ चार्ज है वो क्या करेगा, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये रुका हुआ चार्ज मान लेते हैं, इस चार्ज का नाम है Q, ठीक है, नोटेशन में हमने इसको Q नाम दे दिया, सिंपली चार्जेस का नाम Q दे ही दिया जाता है, आपने ज्यादातर देखा होगा, आपकी बुक्स में भी है। जितना हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपके लिए एक्सेस नॉलेज है, बाकी बुक्स आपके पास हैं, और ऐसे कठिन समय में जरूरत इसी चीज की है कि आप जितना यहाँ पर से देख रहे हैं उसको अपनी बुक्स के साथ मैच करते जाइएगा, ठीक है। तो ये रुका हुआ चार्ज है और मान लेते हैं इसका नाम है प्लस क्यू। प्लस क्यू होने का मतलब क्या है, इसके पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, नेचुरल नंबर्स में होगा, होल नंबर्स में होगा, ये फ्रैक्शनल नहीं होगा, ये फ्रैक्शनल बिल्कुल नहीं होगा। 2.5 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं हो सकती, 3 इलेक्ट्रॉन की ही शिफ्टिंग होगी, है ना। और इसको कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखो Q इक्वल्स n इंटू E, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन जो भी निकलेंगे यहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ओके। तो Q इक्वल्स N, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये रुका हुआ जो चार्ज है ये क्या करेगा, जैसे आप देखते हैं कि कुत्ता बैठा हुआ है, ठीक है, कुत्ता बैठा हुआ है, ना वो आपसे बोलने वाला है, ना वो बोल रहा है, सो भी रहा है, आंख भी बंद किए हुए, ठीक। आप चले आ रहे हैं, रात का समय है, कुत्ता बैठा हुआ है, दैट इज सिटिंग, और देख भी नहीं रहा आपकी तरफ, बट यू आर हैविंग अ फियर इनसाइड यू, व्हाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट कुत्ता, दैट डॉग। द सेम वे ये क्यों है, अगर यहां पर है तो इसके आसपास इनका इन्फ्लुएंस होगा। महसूस कौन करेगा, जो इसके नजदीक जाएगा वो इसको महसूस कर पाएगा, और इंसान कुत्ते को महसूस करता है, लेकिन चार्ज को कौन महसूस करेगा, चार्ज को चार्ज ही महसूस करेगा, ठीक है। तो कोई भी जो रुकी हुई बॉडी है, ये आवेशित बॉडी है, चार्ज है, ये क्या करने वाला है, ये अपने अराउंड एक फील्ड का जनरेशन करता है, किसका, FIELD, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन करता है, ठीक है। फील्ड के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। आगे चलते हैं, हम लोग अर्थ के बारे में बात करते हैं। आपने दो तरह के चार्जेस देखे, अब हम बात करें हमारी अर्थ की। जो हमारी अर्थ है ना, दैट इज द बिगेस्ट वेसल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारी जो अर्थ है ना, ये सबसे बड़ा बर्तन है इलेक्ट्रॉन का। इसको बताने की जरूरत क्या है यहाँ पर, ठीक है, इसको बताने की बहुत बड़ी जरूरत है। ये बिगेस्ट वेसल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आप अर्थ में छोड़ दो, कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप अर्थ से ले लो। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे सागर है, आपके पास ज्यादा पानी हो रहा है, आप सागर में डाल दो, उसका लेवल बढ़ेगा नहीं। आपको 2 4 6 बाल्टी चाहिए आग बुझाने के लिए, 2 4 टैंकर चाहिए, आप वहां से निकाल लो, क्या उसका लेवल घट जाएगा, नहीं घटेगा।
तो वैसे ही द अर्थ इज द बिगेस्ट वेसल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे होता क्या है, आगे चलकर आप एक नई चीज पढ़ेंगे, पोटेंशियल, विभव। इसकी वजह से विभव जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और निगेटिव चार्ज की वजह से निगेटिव विभव होता है, और बहुत ज्यादा निगेटिव चार्ज मतलब वेरी हाई निगेटिव वैल्यू, मतलब दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो जो अर्थ का पोटेंशियल होता है वी ऑफ अर्थ, दैट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो पोटेंशियल। वी ऑफ अर्थ पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। इसका फायदा क्या होगा, अभी हम लोग देखेंगे, चार्जिंग बाय द मींस ऑफ इंडक्शन, चार्जिंग बाय द मींस ऑफ इंडक्शन, उसमें इसका यूज होगा। तो आप ये चीज याद रखिएगा कि अर्थ इज द बिगेस्ट वेसल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है, पोटेंशियल लेवल, दैट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। ओके, आइए बात करते हैं। आपने देखा, अब हम बात करेंगे चार्जिंग ऑफ बॉडीज। चार्जिंग ऑफ बॉडीज, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज करने का तरीका क्या होता है। एक चीज आपने देखा, बाय द मींस ऑफ फ्रिक्शन। नंबर वन आपने क्या देखा, बाय द मींस ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा आपने देखा किसी बॉडी को चार्ज करना। आपने कंघे को लिया, बाल पर रगड़ा, फ्रिक्शन की वजह से जो आउटर शेल में रखा इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिली, और एनर्जी मिलते ही उसने एक जगह को छोड़ा और दूसरी जगह पर गया। मान लेते हैं वो कंघे से निकला और बालों पर गया। एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकला है तो इस पर चार्ज कितना हुआ, +1, बिकॉज नाउ प्रोटॉनिक चार्ज इज इफेक्टिव इन दिस बॉडी। बिफोर फ्रिक्शन इट वाज neutral body because number of protons inside the nucleus were equal to number of electrons outside the nucleus, and the result was 0. But by the means of friction, when we are providing energy to the outermost shell, that is put, okay, तो वो अपनी जगह को छोड़ता है एनर्जाइज्ड होकर, और वो कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। that is +1 because protonic charge is effective now, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गया है इसलिए ये क्या हो जाएगा, -1। अगर n चार्ज गए हैं यहां से यहां पर शिफ्ट हुए हैं तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, Ne। कितना चार्ज हो जाएगा, Q इक्वल्स Ne। याद रखिएगा, n इज अ नेचुरल नंबर। ओके, यहां पर कितना चार्ज आ जाएगा, Ne शिफ्ट हुआ है इसलिए इस पर इफेक्टिव चार्ज कितना होगा, -Ne। यहां पर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ है, यहां से नेगेटिव चार्ज रिमूव हुआ है। ओके, तो दूसरा तरीका होता है चार्जिंग बाय द मींस ऑफ इंडक्शन। आप इसको जानिएगा, बहुत जरूरी चीज है, चार्जिंग बाय द मींस ऑफ इंडक्शन। पूरी की पूरी फिजिक्स में या इस दुनिया में जब भी आपके सामने एक शब्द आता है इंड्यूस्ड, प्रेरित या इंडक्शन, प्रेरण, इसका मतलब है विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट। इसका क्या मतलब है, विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट। कोई भी चीज जो हो रही है प्रेरित है वो विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट होती है। कैसे, मान लेते हैं कि आप छोटे से बच्चे हैं और आपके कुछ छोटे छोटे दोस्तों ने आपको घेर लिया है मारने के लिए, अच्छा लगा, आप कूटे जा रहे हैं। होता क्या है, अचानक से आप देखते हैं कि चाचा चले आ रहे हैं, चाचा बड़े खतरनाक चाचा है और आपको चाहते भी बहुत है। चाचा ने आपको नहीं देखा है, आप कूटे जा रहे हैं, ये भी चाचा ने नहीं देखा है। आपने चाचा को देखा है और बस आपके अंदर एनर्जी आ गई। अभी तक आप कूट रहे थे, अब आप घूंसे धरने लग गए। ये किसका इफेक्ट है, चाचा का। लेकिन चाचा ने आपको एक्चुअल कांटेक्ट नहीं किया है, आपने चाचा से एक्चुअल कांटेक्ट नहीं किया है। तो दिस प्रोसेस की किसी की उपस्थिति की वजह से, due to presence of somebody, there will be some effect on other body, so that is called what, induction। आप इलेक्ट्रो यहाँ पर चार्जिंग बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इंडक्शन आएगा। जीवन में भी इंडक्शन आता है, प्रेरण उससे विदाउट एक्चुअल टच होता है। आप मैग्नेटिज्म में जाएंगे, वहां पे भी किसी बॉडी को मैग्नेटाइज करने के लिए इंडक्शन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो इंडक्शन को समझने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कंडक्टर को
ठीक है, आइए देखें कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर क्या होता है? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप सोचेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अभी आपने लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को देखा था। ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन अपने एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन से बाहर निकलकर घूमता रहता है, शिफ्ट होता रहता है, इधर उधर उधर इधर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। होता क्या है, जैसे आपने एक्वेरियम देखा हुआ है ना, देखा है ना? एक्वेरियम में क्या होता है? फिश, मछली होती है। ये मछली क्या करती है? पूरे एक्वेरियम में मूव कर सकती हैं, किसी भी एंड से किसी भी एंड तक कहीं पर भी जा सकती हैं, है ना? लेकिन क्या वो पानी को छोड़कर एक्वेरियम से बाहर जा सकती हैं? नहीं जा सकती हैं। उनका मोशन, जरा एक एक्वेरियम को देखें, जरा एक एक्वेरियम को देखें। ये एक्वेरियम है, उसमें ढेर सारी मछलियां हमने डाल दी, ढेर सारी मछलियां। कोई इधर भाग रही है, कोई इधर भाग रही है, कोई इधर भाग रही है, कोई इस तरफ चल रही है, कोई इस तरफ चल रही है, कोई इस तरफ चल रही है। ये सब के सब किसी भी दिशा में चलने के लिए तैयार है। इनका मोशन अभी तक डायरेक्टेड मोशन नहीं है, गाइडेड मोशन नहीं है। दे आर नॉट बीइंग गाइडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट, बाय एनी एक्सटर्नल पावर। बट कंसीडर कर दो कि यहाँ पर एक ढक्कन लगा हुआ है, जिसको निकालने के बाद यहाँ से मछलियों को चारा डाला जा रहा है, तो होगा क्या? जितनी फिश हैं उन सब का मुंह इस तरफ हो जाएगा, ये सारी की सारी डायरेक्टेड हो जाएंगी। अब हो जाएंगी कि नहीं? लेकिन क्या अब भी ये इस पानी को छोड़कर बाहर जा सकती हैं? नो। इन द सेम वे कंडक्टर के अंदर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मोशन कर सकते हैं किसी भी दिशा में, टू एंड फ्रो मोशन। उनका रिजल्टेंट जीरो आता है इफ दे आर नॉट बीइंग गाइडेड बाय सम एक्सटर्नल एजेंट। और वो एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में जाकर पढ़ेंगे कि बैटरी कैसे इनको गाइड करती है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब मान लेते हैं कि यहां पर से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है जो कहीं घूम रहा है, इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं छोड़ के भाग जाएगा ना, रहेगा यहीं पर। लेकिन अगर इस जगह को छोड़कर गया है तो अपने पीछे ये क्या छोड़ के गया है? पॉजिटिव आयन छोड़कर गया है। याद रखिएगा, कंडक्टर के कंस्ट्रक्शन में जो स्टैटिक पार्ट रहेगा, जो हमेशा फिक्स रहेगा, वो क्या रहेगा? आयन, पॉजिटिव आयन। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये भागता रहता है, ठीक है? इसको भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट, रेजिस्टेंस में जब जाएंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, तो वहां पर ये देखने में काम आएगा कि ये आयन अपनी जगह पर फिक्स है, ठीक है? तो इंडक्शन में क्या होगा? ऐसे ही एक कंडक्टर होगा और कंडक्टर को इंड्यूस करेंगे कैसे? बाय द मींस ऑफ सम चारा, जैसे यहां पर डाला गया था। और वो चारा क्या होता है, आइए देखते हैं। इंडक्शन के प्रोसेस को समझने के लिए, चार्जिंग बाय द मींस ऑफ इंडक्शन को समझने के लिए, जब भी कभी ये प्रश्न आपके सामने आता है, एनी टाइम व्हेन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन पेपर, तो यू विल हैव टू ड्रा सम फिगर्स showing. First figure, there will be a conductor having let bar conductor, okay? This is a conductor, okay? This is a conductor, ठीक? Now this conductor is having electrons, free electrons inside as well as positive ions. अभी तक इसमें कोई भी पोलराइजेशन नहीं है चार्जेस का। इसको हमने खड़ा किया एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। इसके ऊपर खड़ा किया, कौन सा स्टैंड है ये? इंसुलेटिंग स्टैंड। इसके ऊपर खड़ा किया है, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर खड़ा किया है। आप कहेंगे क्यों खड़ा किया है इंसुलेटिंग स्टैंड पर? हमने आपको बता रखा है कि अर्थ इज द बिगेस्ट वेसल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? अगर हमने इंसुलेशन को निश्चित नहीं किया तो जैसे ही ये बार चार्जिंग की कंडीशन में आएगी, वैसे ही ये अर्थ के साथ कनेक्टेड रहेगी और क्या होगा? इसका चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा तुरंत, क्योंकि ये अर्थिंग है। अगर अर्थ से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा तो अब क्या करते हैं हम? इसके नजदीक, ये हमने चित्र ए बनाया, चित्र बी में हम क्या करने वाले हैं? इसके नजदीक में हम एक चार्ज रॉड लाने वाले हैं जो पहले से चार्ज है। अब आप पहले सोच लें कि इस
रॉड को, जिसका नाम हमने ए दे रखा है, क्या नाम दे रखा है, ए, इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है कि निगेटिवली चार्ज करना है? कंसीडर करते हैं कि इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है। कैसा? पॉजिटिवली। तो अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो पहले से निगेटिवली चार्ज्ड रॉड को इसके पास लेकर आए। जब रॉड को इसके पास लेकर आए तो जितनी मछलियां थीं, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो सारे के सारे दूर इंड में भागे। कहां भागे? ये भाग के आ गए दूर इंड में बाय द मींस ऑफ रिपल्सिव फोर्स। ये यहां पर भाग के आ गए इलेक्ट्रॉन्स, और इस दिशा में यहां पर क्या रह गया? सिंपली पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा हो गया। यहां पर क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, हमको रॉड पॉजिटिवली चार्ज करनी है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बना चित्र बी का। अब थर्ड में क्या करना है? देखिए अभी तक ये कंडीशन ये है कि इस तरफ पॉजिटिव कंसंट्रेशन है, इस तरफ नेगेटिव कंसंट्रेशन। थर्ड कंडीशन क्या करनी है? आपको इस इंड को अर्थ के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्सेस हैं, क्योंकि हमने बताया आपको कि अर्थ इज द बिगेस्ट वेसल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास ज्यादा है तो अर्थ में डाल दो, कम है तो अर्थ से ले लो। यहां पे हुआ क्या? जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्सेस हैं, ऑल दोज इलेक्ट्रॉन्स जमीन में चले जाएंगे। अब आपका प्रश्न रहेगा कि ये तो चले गए भैया सर, ये तो चले गए, ये क्यों नहीं चले गए, या इनको इन इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूट्रलाइज क्यों नहीं कर दिया? अर्थिंग भी हो गई फिर भी नहीं कर दिया, क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है ये बाउंडेड चार्ज है। किसके साथ? अगर ये नहीं होता तो ये भी खत्म हो गया होता, सिंपली। बट दिस टाइम, अभी तक कंडीशन सी तक आते आते ये रॉड अभी तक यहां पर एग्जिस्ट करती है। ठीक, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में इसको अर्थिंग को हटा दिया। नेक्स्ट स्टेप में अर्थिंग को हटा दिया, कंडीशन अभी भी इसकी ये बनी हुई है, बनी है ना? ठीक, लास्ट स्टेप में जैसे ही आपने इसको हटाया वैसे ही इस चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मतलब ये रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो गई। ठीक, दिस इज द होल प्रोसेस। कितने स्टेप में किया आपने? पहला स्टेप, इंसुलेशन के ऊपर रखा हुआ कंडक्टर और उसके सामने आप क्या लेकर आते हैं? पहले से चार्ज एक रॉड। बाउंडेड चार्ज इस तरफ आ जाएगा, रिपेल्ड चार्ज उस तरफ जाएगा। उस तरफ वाले चार्ज को क्या करना है? अर्थ करना है। इसीलिए हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि अर्थ के साथ जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है उसकी बात कर दी थी, है ना? तो वो अर्थिंग हो जाती है। इसके बाद अर्थ को आपको हटा देना है और फाइनली आपको इसको रिमूव कर देना है, और ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका स्टेप रहा, आपने देखा कि चार्जिंग बाय द मींस ऑफ इंडक्शन। यहां पर एक छोटी सी थ्योरी लेकर आएंगे या छोटा सा प्रश्न करेंगे। एक नोट लिखने के लिए आता है कि चार्जिंग इज द श्योर टेस्ट, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग। क्या हुआ इसका मतलब? अगर दो बॉडीज के बीच में रिपल्शन का फोर्स है, रिपल्शन का फोर्स है, तभी आप कह सकते हैं कि ये दोनों की दोनों बॉडीज चार्ज्ड हैं। ठीक, क्यों? क्यों? इसलिए कंसीडर करिए कि ये बॉडी चार्ज थी पॉजिटिवली और ये बॉडी चार्ज नहीं थी। तो जैसे ही ये बॉडी इसके सामने रखी गई, हुआ क्या कि यहां पर निगेटिव कंसंट्रेशन हो गया। बताइए, हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? और यहां पर दूर वाले इंड में हो गया पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ठीक, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किनके बीच में लगा? इन दोनों के बीच में लगा, और ये बॉडी इसकी तरफ खींचती चली आई। बिल्कुल सेम कंडीशन होती है जब आप कंघे से बाल को रगड़ते हो, सूखा बाल कंघा रगड़ते हो, ये चार्ज हो जाता है। आप छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं कागज के, उनके पास लेकर आते हो, जबकि वो चार्ज नहीं है, फिर भी वो चार्ज हो जाते हैं। क्यों? इस इंड्यूस्ड इफेक्ट के कारण। ये छोटा सा, अब इसको आप कंघा मान लो, इसको आप पेपर मान लो, तो ये वाला एंड निगेटिवली चार्ज हो गया। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए इसका मास हलब भी है ढेर सारा,
मालूम पड़ा कुंतल भर का मास है, आप सोचो चपक जाएगा, नहीं, नहीं आएगा। मास की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। जैसा कंघा था और कंघे के सामने क्या था, छोटे पीस ऑफ पेपर थे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स और जो सॉरी मास ड्यू टू ग्रेविटी है, वेट ड्यू टू ग्रेविटी है, वो इफेक्टिव है, वो नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फोर्स इफेक्टिव होना चाहिए, तभी ये रिपल्शन दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर फिर से देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज था और ये पहले से निगेटिवली चार्ज था, तो भी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना। दोनों कंडीशन, पहली कंडीशन कि ये न्यूट्रल था और ये चार्ज था, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, लेकिन ये पॉजिटिवली है और ये निगेटिवली है। तीसरी कंडीशन, अगर ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं ये और ये, तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों में चार्ज होना चाहिए। निगेटिव निगेटिव का कॉम्बिनेशन हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इफ बोथ द बॉडीज आर चार्ज विद द सेम चार्ज, जैसे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो इनके बीच में हमेशा रिपल्शन लगेगा। तो रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर न्यूट्रल बॉडी है तो बाय द मीन्स ऑफ इंडक्शन उसका एक ही चार्ज हो जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अगर दोनों अपोजिटली चार्ज हैं तो आपको जानते ही हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता ही लगता है। लेकिन केवल और केवल एक ही कंडीशन है रिपल्शन की, जब आप कह सकते हैं कि बोथ द बॉडीज आर चार्ज्ड। आइए छोटी सी और बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, Q प्लस Q इक्वल्स 0। इस बात का क्या सेंस हुआ? इस बात का कोई सेंस नहीं हुआ, सिवाय इसके कि Q इज इक्वल टू माइनस Q। बोथ द चार्जेस आर इक्वल इन मॉड बट अपोजिट इन नेचर। इसका केवल इतना सा मतलब हुआ। आइए और छोटी सी बात करते हैं कि चार्जिंग का मास पर, किसी बॉडी के मास पर क्या इफेक्ट पड़ता है। चार्जिंग का किसी बॉडी के मास पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इफ अ बॉडी इज चार्ज निगेटिवली, इसका मास पहले से बढ़ गया है या पहले से घट गया है। निगेटिवली चार्ज होने के लिए मान लेते हैं ये कोई बॉडी है और इस पर निगेटिव चार्ज है Q, कितना Q माइनस Q। इसका मतलब हुआ इसके पास n इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए हैं, है ना, और हर इलेक्ट्रॉन में अपना मास है। तो इसका मतलब कितना हुआ कि इस बॉडी में चार्ज जो आया सो आया, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर n पार्टिकल्स आ गए। इसका मतलब है कि इस बॉडी का यदि पहले मास m था तो अब इसका मास बढ़कर m प्लस n इंटू me हो चुका है। इसका मतलब है अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज हो रही है तो उसका मास एक्सटेंड कर रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिवली चार्ज हो रही है एक बॉडी तो इसमें से हमको इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। इसमें से इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक। तो इस बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ा कि पहले इसका मास m था, अब माइनस n इंटू me, ये इसका टोटल मास अब बनेगा, मास आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। मास आफ्टर चार्जिंग कितना बनेगा, m माइनस n इंटू me, ये इसका मास बनेगा। इसका मतलब है कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है तो उसका मास बढ़ गया है, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, मतलब उसका मास घट गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। आप अपने प्रश्नों को पूछते रहिएगा बाय द मीन्स ऑफ व्हाट्सएप। आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या है आपको यदि आ रही है, क्योंकि ये क्लास है, हम खुद में परेशान हैं कि डाटा की स्पीड है नहीं।